ठीक ना। वी हैव इधर ध्यान, वी हैव ऑलरेडी रेड द चैप्टर नेम्ड एज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। इसका मीनिंग था कि अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स जिसका मीनिंग जानना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग अकाउंटेंसी। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट चैप्टर इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। तो द वर्ड प्रिंसिपल्स मीन्स बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीन्स अकाउंट्स करते वक्त या अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ बेसिक फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स समझते हो, हम जो हिसाब किताब मेंटेन करना चाहते हैं, जो बही खाता बनाना चाहते हैं दुकान का, उसको बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस अकाउंट्स में सबको फॉलो करना जरूरी है। तो हम वो पढ़ने वाले हैं कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त व्हाट आर द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट नीड टू बी फॉलोड। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर है। इसके बाद अब हम सीख जाएंगे अकाउंट्स में यूज होने वाले वर्ड्स, अकाउंट्स में यूज होने वाले रूल्स। उसके बाद जाके हम अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम लोग शुरू कर पाएंगे, जो एक्चुअल में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो हम लोग सीख पाएंगे। क्लियर है? सबसे पहला लिखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और थोड़ा बड़ा चैप्टर है, मतलब एक एक क्लास में हम दो तीन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। रफली 12-13 प्रिंसिपल्स के आसपास है, तो लगेगा 5 क्लास के आसपास लग जाएगा। ठीक है, लिखना हेडिंग चैप्टर का नाम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट मीन्स it means the basic it means the basic fundamental rules and regulations. It means the basic fundamental rules and regulations that must be followed at the time of preparation of books of accounts. At the time of preparation of books of accounts. They are called as generally accepted accounting principles. They are called as generally accepted accounting principle. शॉर्ट फॉर्म में गैप बोलते हैं इसको। तो कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज गैप। गैप मीन्स द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड बाय एवरीवन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कोई भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है तो उसको ये बेसिक रूल्स रेगुलेशंस जानना जरूरी है, फॉलो करना मैंडेटरी है। क्लियर है? क्या बेसिक रूल्स रेगुलेशंस है, हम एक एक करके उसको पढ़ेंगे, जिसके अंदर हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 1। पहला रूल पढ़ेंगे, नाम करेंगे पॉइंट नंबर 1 हेडिंग बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी और अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल। ठीक है, पहले हम समझते हैं ये प्रिंसिपल आखिर बोलता क्या है। ठीक है, देखना नाम है दो, बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं इसको, अल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग एंटिटी। ठीक है,
प्रिंसिपल का मतलब समझ में आ गया, प्रिंसिपल मतलब बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एंटिटी का क्या मतलब है देखते हैं। एंटिटी का मतलब होता है एंटरप्राइज जिसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। एंटिटी मीन समथिंग विच हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस, कम्स फ्रॉम द वर्ड एंटरप्राइज, ठीक है। अब ये चीज हम पहले भी पढ़े थे, एक बार मैं रिकॉल कराता हूं तुमको। मैं जब लाइबिलिटीज पढ़ाता था तब मैं लाइबिलिटी पढ़ाने से पहले एक चीज बताया था कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है, याद है ये, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो वो जो मैं पढ़ाया था वहां पे कि अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू में होता है, ठीक है, वो कौन से प्रिंसिपल में लिखा हुआ था, इस वाले प्रिंसिपल के अंदर वो बात लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है देखना, दिस प्रिंसिपल सेज दैट बिजनेस एंड बिजनेसमैन, बिजनेसमैन मतलब ओनर, तो ये प्रिंसिपल के हिसाब से बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटी है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं ये, ठीक है। दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। कभी भी अकाउंट्स करते वक्त ये मत मानना कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही चीज। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि कोई भी पर्सन जब अकाउंट सीख रहा है, पहला चीज जो उसको जानना जरूरी है वो ये कि वो बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहा है, वो मालिक का अकाउंटिंग नहीं कर रहा। तो मैं पहले बताया था, हम यहाँ पे रिलायंस का अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम यहाँ मुकेश अंबानी के लिए अकाउंटिंग नहीं कर रहे। हम यहाँ पे टाटा मोटर्स का अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हम यहाँ पे रतन टाटा का अकाउंटिंग नहीं सीख रहे। बात समझ में आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट का बोलना है कि रिलायंस अलग है और अंबानी अलग है, एज पर लॉ, एज पर दिस प्रिंसिपल, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। हमारा जो अकाउंटिंग है वो हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट मीन्स हम हमेशा किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, ठीक है। हम अपने आप को हमेशा अकाउंट्स करते वक्त बिजनेस मानेंगे। अगर हम कभी भी अपने आप को अकाउंट्स करते वक्त बिजनेस मैन मान लिए तो हमारा अकाउंटिंग गलत हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है। अपने आप को रिलायंस मानना है, अपने आप को मुकेश अंबानी नहीं मानना है। बस समझ में आ रहा है, एट द टाइम ऑफ डूइंग अकाउंट्स। क्लियर है ये। तो क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं, इसी वजह से मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, जिसको अपन फेमसली बोलते हैं कैपिटल, ये कैपिटल जो है ये बिजनेस के लिए एक क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। क्यों लाइबिलिटी होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। सोच लो, अगर बिजनेसमैन पैसा दिया है बिजनेस को, तो बिजनेस वो पैसा बिजनेसमैन को फ्यूचर में वापस करेगा, और बिजनेस के लिए ये पैसा जो वो बिजनेसमैन से लिया है, दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। बात समझ में आ रहा है। तो ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी क्यों होता है, ड्यू टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अगर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल नहीं होता तो हम कभी भी कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी नहीं। बात समझ में आ रहा है। वहां पे थोड़ा पढ़े थे, अब यहाँ पे उसको थोड़ा और डिटेल में हम देख, ठीक है। सिमिलरली जैसे हम किसी बाहर वाले से पैसा लाते हैं, आउटसाइडर, जैसे मैं बैंक जाके पैसा लाया, तो मैं बैंक से जो पैसा लिया हूं वो पैसा मैं बैंक को वापस करूंगा, तो बैंक लोन भी क्या है मेरे लिए, लाइबिलिटी है। तो जैसे बैंक से लिया हुआ पैसा लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो पैसा मैं बैंक को वापस करूंगा, सिमिलरली ओनर से लिया हुआ पैसा भी लाइबिलिटी होता है, क्योंकि मैं वो पैसा ओनर को वापस करूंगा। क्लियर है ये। हम बैंक तो बाहर का हम समझते हैं, लेकिन मालिक बाहर का है, उसको समझाने के लिए एक प्रिंसिपल बनाना पड़ा है। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल और
accounting, which says that business and businessman are two separate and distinct entities. दो अलग अलग पर्सन है ये लोग. अकाउंटिंग इज मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन. क्लियर है ये? अब बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर. ठीक है, जैसे मैं बैंक से पैसा लाया था तो बैंक को मैं इंटरेस्ट दूंगा कि नहीं, ब्याज लेगा कि नहीं बैंक मेरे से. सिमिलरली बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, ऑल द प्रॉफिट ऑल्सो बिलोंग्स टू द ओनर. और अगर बिजनेस में कोई लॉस होता है, लॉस ऑल्सो बिलोंग्स टू द ओनर. ठीक है, तो एनी प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, एनी लॉस ऑल्सो बिलोंग्स टू द. क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रिंसिपल नेम्ड एज अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी. सबसे पहला इसीलिए पढ़ाया जाता है ये क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है अकाउंट्स का. कोई अगर इसको भूल जाएगा वो अकाउंट्स कभी नहीं कर पाएगा. ठीक है, क्योंकि ये सबसे, इंग्लिश पढ़ाते वक्त मैं ABCD पढ़ा रहा हूँ, ये ए वर्ड है, दिस इज द अल्फाबेट ए. इतना बेसिक चल रहा है ये. तो हम अल्फाबेट ए भूल जाएंगे तो हम इंग्लिश नहीं सीख सकते. बात समझ में आ रहा है? ये उसी के जैसा है. इतना बेसिक चीज है अकाउंट्स में कि सबसे पहला इसको जानना जरूरी. क्लियर है ये? देखेंगे इसको. हेडिंग है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. देखना, अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी, according to business entity principle, business and businessman are considered as two separate and distinct entities. दोनों को सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटीज माना गया है. फुल स्टॉप. All the business transactions are recorded. All the business transactions are recorded from the viewpoint of business, from the viewpoint of business, and not from the viewpoint of businessman. सारा ट्रांजेक्शन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होता है? बिजनेस के, ना कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस मैन. ठीक है, फुल स्टॉप. Hence, the amount invested by the owner, hence the amount invested by the owner, that is capital, is an internal liability for the business.
इस कॉन्सेप्ट के ही वजह से मालिक जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोला जाता है बिजनेस के लिए। क्लियर है ये? स्टॉप। ऑल द प्रॉफिट और लॉसेस बिलोंग्स टू द ओनर। ऑल द प्रॉफिट और लॉसेस बिलोंग्स टू द, जो भी प्रॉफिट या लॉस है दैट बिलोंग्स टू द। क्लियर है ये? So this is all about the first basic principles in accounts named as business entity or the accounting entity principle. Clear है ये? Next, point number 2. Point number 2 है money measurement principle. तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है देखते हैं। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का बोलना है अकाउंट्स के अंदर कि वो हर एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहा है उसको हम वैल्यू करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर कन्वर्टेड या ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। मनी ही एक कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा हमेशा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ऑयल खरीदते हैं, लेट्स से परचेज ऑयल, वी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज लीटर, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे, है ना। अगर सपोज हम लोग पेंसिल खरीद रहे हैं, पीसेस, राइट। सपोज हम शुगर खरीद रहे हैं, किलोग्राम्स, ठीक है। अगर हम कपड़ा खरीद रहे हैं, यूनिट या मीटर, अगर रॉ कपड़ा खरीद रहे हैं तो मीटर, और पीसेस खरीद रहे हैं तो यूनिट या पीसेस, ठीक है। तो हर एक चीज को मेजर करने का एक डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। कपड़े को मेजर करते हैं मीटर्स में, शुगर को मेजर करते हैं केजी में, ऑयल को मेजर करते हैं लीटर्स में, एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनका सिर्फ एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा, एंड दैट विल बी मनी। आज अगर बिजनेस में हम ऑयल खरीदते हैं 5 लीटर, तो हम ये नहीं लिखेंगे 5 लीटर खरीदे, हम ये लिखेंगे 500 रुपए का खरीद। दिस इज इररिलेवेंट। अकाउंट्स में ये मैटर करता है मनी कितना का है वो, ठीक है। हम ये नहीं लिखेंगे 3 पीस खरीदे, हम ये लिखेंगे 10 रुपए का खरीद। बात समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट चलता है, एंड दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मनी। ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन द बिजनेस आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज द ओनली यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन अकाउंट्स। मनी एक लौता यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा अकाउंट्स के अंदर। कोई दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट काम नहीं करेगा अकाउंट्स में, चाहे वो केजी हो, लीटर हो, पीसेस हो, मीटर हो, या कुछ और हो, कुछ काम नहीं करेगा। ओनली वन यूनिट ऑफ मेजरमेंट विल वर्क, एंड दैट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मनी। क्लियर है? तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का बोलना है कि ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर टू बी मेजर्ड in terms of one common unit of measurement, and that unit of measurement is money. अगर कोई चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकते। जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है हम सिर्फ वही चीजों को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैं एग्जांपल देता तुमको, जैसे एक स्कूल का एग्जांपल देता हूं तुमको, समझ में आएगा। लेट्स से वी टेक अ स्कूल, ठीक है। स्कूल में जो बिल्डिंग है, क्या इसको मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी?
यस, कितना रुपए लगा पता चल जाएगा. लेट्स से द अमाउंट इज 5 करोड़ रुपीज. तो मेजर हो गया इन टर्म्स ऑफ मनी. फर्नीचर मेजर हो सकता है, एक पीस का 5,000 होगा, 100 पीस होगा तो उसके हिसाब से 5 लाख हो गया, या कुछ भी जो भी अमाउंट हुआ. लेट्स से 5 लाख, तो 5 लाख का फर्नीचर है. तो फर्नीचर कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट. कंप्यूटर यस कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. ये सब जरूरी है बिजनेस के लिए, स्कूल के लिए, है ना. लॉयल्टी ऑफ अ टीचर कैन इट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, कि कितना रुपए का लॉयल है ये. नो, कैनॉट बी मेजर्ड, राइट. So this cannot be recorded in the books of accounts. Honesty does not find a place in the books of accounts because this cannot be measured in terms of money, right? What about goodwill? सोच के बताओ. Goodwill, no, it does not find a place in the books of accounts. क्योंकि रेपुटेशन को मेजर नहीं कर सकते. अभी तक हम जितना पढ़े उसके हिसाब से. बाकी इधर रहा क्लास 12 का बुक, को दिखाया था मैं पहले, ये दिखाना पड़ेगा. क्लास 12 का बुक है, और कौन सा चैप्टर बताओ. सेकेंड चैप्टर, राइट. सेकेंड चैप्टर है इसका. नाम है चैप्टर का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. दिख रहा है तो विजिबल है, ये दिख रहा है देखो. गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन. मतलब ऐसा नहीं है कि गुडविल को मेजर नहीं कर सकते. अभी तो हम अकाउंट सीखे नहीं है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि हम गुडविल को मेजर नहीं कर सकते. क्लास 12 के चैप्टर 2 में पढ़ाया जाएगा कि कैसे गुडविल को मेजर कर सकते हैं. तो गुडविल कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है. तो मनी मेजरमेंट क्या बोल रहा है, समराइज करते हैं. मनी मेजरमेंट बोल रहा है कि अकाउंट्स के अंदर एक ही यूनिट ऑफ मेजरमेंट चलेगा. वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होगा, मनी. जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो खरीदे जो बेचे, सबको कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ मनी, और मनी के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करो. ठीक है. जो चीज मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड हो सकता है, मेजर हो सकता है, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा. जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होना पॉसिबल नहीं. क्लियर है. तो मैं बोल सकता हूं ये डिमेरिट भी है अकाउंटिंग का. दिस इज द डिमेरिट ऑफ अकाउंटिंग, दैट accounting does not consider the things that are non monetary in nature. अकाउंट्स वो चीजों को छोड़ देता है जो कि नॉन मॉनेटरी है. मारवाड़ी बनाया है अकाउंट्स, तो जब मारवाड़ी लोग अकाउंट्स बनाए हैं तो देखे कि हाँ भाई पैसा का मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो पैसा वाला चीजों को मेजर करके लिख दो, और जो चीज पैसा का नहीं है उसको छोड़ दो. बट इन रियलिटी, do you think that these are not important for a business? The honesty of your employees, the loyalty of your employees, the hard working nature of your employees, the intelligence level of your employees, क्या ये सब important नहीं है business के लिए? These are important, but accounts इसको important नहीं मानता, क्योंकि accounts बोलता है इन सबको measure नहीं किया जा सकता in terms of money. Clear है ये? तो ये डिमेरिट भी हुआ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का. ये भी हम लिखेंगे डिमेरिट्स भी, इसलिए बता दे रहा हूं कि ये एक डिमेरिट हुआ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का, कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल सिर्फ मॉनेटरी चीजों पे ध्यान देता है, जबकि नॉन मॉनेटरी चीजें भी बिजनेस के लिए हो सकता है इक्वली इंपॉर्टेंट. क्लियर है. देखना हेडिंग मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. तुम सोच के देखो ना, अकाउंट्स क्या कर रहा है. एग्जाम्पल दे दूंगा, ट्यूशन का एग्जाम्पल देता हूँ. अकाउंट्स बोल रहा है फर्नीचर इंपॉर्टेंट है. इस ट्यूशन का एग्जांपल में रखता हूं. ठीक है. अकाउंट्स क्या बोल रहा है, देखो फर्नीचर इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स बोल रहा है कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स बोल रहा है एसी इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स बोल रहा है ये स्क्रीन इंपॉर्टेंट है. अकाउंट्स बोल रहा है ये सर का जो नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं. सोच के देखो क्या कर रहा है अकाउंट, जबकि हो सकता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. हो सकता है मैं अच्छा पढ़ाता तो मैं नीचे बैठा के पढ़ाता यहाँ पे, तो भी कुछ लोग आके पढ़ते मेरे से. हो सकता है ये सब चीज कम इंपॉर्टेंट है, बट मैं जितना जानता हूं या मैं जैसा पढ़ाता हूं, मे बी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. लेकिन अकाउंट्स कहां छूट गया. अकाउंट्स बोल रहा है
फर्नीचर इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, एसी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा नॉलेज अकाउंट बोल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है ये बिजनेस, जबकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस। क्लियर है? तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है अकाउंट्स का कि अकाउंट नॉन मॉनेटरी चीजों को छोड़ देता है। क्लियर है? ये देखना हेडिंग मनी मेजरमेंट। अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, according to money measurement principle, all the transactions that can be measured in terms of money are recorded in the books of accounts. जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है वही चीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। मनी इज द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मनी एक कॉमन यूनिट है, यही फॉलो होता है फॉर ऑल दी transaction. Money is the common unit of measurement for all the transaction. It has following limitations. से कुछ limitations हैं इसी वजह से। It has following limitation. Limitations मतलब वही डिसएडवांटेजेस। दो है डिसएडवांटेजेस, एक तो मैं पढ़ा दिया, डेट इज नॉन मॉनेटरी चीजों को छोड़ दे रहा है ये। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, transactions that cannot be measured transactions that cannot be measured transactions that cannot be measured in terms of money are not recorded. In the books of accounts. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो चीज रह जाता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता। राइट, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट नंबर 2 समझते हैं फिर लिखेंगे। कई बार तुम ऐसे सुने भी होगे, एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे अभी सपोज हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, और फिर से 2 लोग खाने गए, 2 पीपल, और बिल आया कितना आएगा 2 जन का, अराउंड 400 500 ले लूँ, 500 रुपए का बिल आया। ठीक है, ये है कब, 2024 में। अगर यही चीज 2000 में होता, इन द ईयर 2000, ठीक है, 2 लोग खाने गए,
लेट्स से योर पेरेंट्स, ठीक है, पापा मम्मी खाने गए, बिल इज 200 रुपये, ठीक है। कम आता तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ रहा है ना। तो 200 रुपये का बिल आता था जब पापा मम्मी खाने जाते थे इन द ईयर 2000, लेट्स से, ठीक है। और 2024 के अंदर अभी वही बिल जो आता है, वही सेम आइटम का बिल आता है, लेट्स से 500 रुपीज, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम महंगा जगह खा रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम महंगा जगह खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ गया है। समझ में आ रहा है? तो अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आज जैसे कोई चीज रिलायंस एक मशीन खरीदा था इन द ईयर 2000, तो वो मशीन पड़ा था रिलायंस को 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए में रिलायंस एक मशीन खरीदा था इन द ईयर 2000, ठीक है। अब रिलायंस 2024 में जब फिर से बिल्कुल वैसा ही मशीन खरीदता है, तो रिलायंस को मशीन पड़ता है 50 लाख रुपए का, 50 लाख रुपीज का पड़ता है वही मशीन, ठीक है। अब अकाउंट्स में 2000 में लिखा हुआ है कि 10 लाख का मशीन खरीदे, 2024 में लिखा हुआ है अकाउंट्स में कि 50 लाख का मशीन खरीदे। तो अकाउंट्स क्या बोल रहा है, अकाउंट्स बोल रहा है कि तुम बहुत महंगा खरीद लिए हो, 40 लाख रुपया ज्यादा देके मशीन खरीद लिए, मशीन तो 10 लाख में मिलता था। क्या ये सच है कि हम 40 लाख ज्यादा देके खरीद लिए मशीन? नो। तो अकाउंट्स कहाँ फेल हो रहा है मनी मेजरमेंट में? अकाउंट्स ना इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, अकाउंट्स जो मनी का वैल्यू बदलता जा रहा है उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। हम 2000 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे, सपोज ये मेरा 2000 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इसमें लिख दिया था मशीन 10 लाख का खरीदा। जैसे जैसे मशीन का वैल्यू मार्केट में बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वैल्यू बदल नहीं पा रहा, ये 10 लाख का 10 लाख ही रह गया है। और जब 2024 में फिर से मैं मशीन खरीदता हूं और 2000 का और 2024 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करता हूं, तो ऐसा लगता है कि 40 लाख रुपया में ज्यादा देके मशीन खरीद लिया। बात समझ में आ रहा है? तो मनी मेजरमेंट का ये दूसरा डिमेरिट है, दैट रियलिटी में मनी का वैल्यू चेंज हो रहा है इन्फ्लेशन के वजह से। द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग। जो चीज पहले 10 लाख में मिलता था, मे बी वही चीज आज 50 लाख में मिलता है, बट द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल फेल्स टू रिकॉग्नाइज इट। और वो बोल रहा है कि 10 लाख में लिए थे, आप 50 लाख में लिए हो, 40 लाख रुपया महंगा हो गया है। बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा बात है, मनी मेजरमेंट फेल्स टू रिकॉर्ड द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं कर पा। इन्फ्लेशन समझते हो, जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीजों, राइट। ये हमारे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा। देखो, तुम आज कोई सामान खरीद के लाओ, लेट्स से यू गो टू द मार्केट एंड परचेज समथिंग, तुम 400 रुपये में खरीद के लाए, लेट्स से। अगर दादी देखेगी वो सामान, तो दादी बोलेगी 400 रुपये में ये सामान, हम तो 100 में लाते थे। सुने हो ये लाइन घर में? तुम कोई सामान 500 में लाओ, घर में बोलेंगे अरे ये तो 100 में मिलता था। तुम 100 में लाओ, मम्मी बोलेगी 20 में मिलता था। तो वो दिखाना ही है कि तुम महंगा लाए हो बोल के। बात समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके माइंड में उस चीज का वैल्यू 100 रुपया ही रह गया है, क्योंकि वो 100 में खरीदे थे कभी। लेकिन आज तो 100 में मिलता नहीं ना वही चीज, आज तो 400 में मिलता है। तो अकाउंट्स भी ऐसा हो गया है हमारी दादी की जैसा, क्योंकि जितना में वो खरीद के लाते थे उससे कंपेयर करके बोलता है कि महंगा ले आए बोल, जबकि चीजों का रेट ही अपने आप इंक्रीज ऑलरेडी हो चुका। क्लियर है ये? देखेंगे दूसरा डिमेरिट मनी मेजरमेंट का, देखना, द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग। पैसा का वैल्यू बदल रहा है इन्फ्लेशन के वजह से। द वैल्यू ऑफ मनी इज चेंजिंग, बट money measurement principle, but money measurement principle
डज नॉट कंसिडर द चेंज। लेकिन मनी मेजरमेंट तो इस चेंज को रिकॉर्ड नहीं करता है। मनी मेजरमेंट तो यही बोलता है कि महंगा ले आए। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकेंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेम्ड एज मनी मेजरमेंट। ठीक है, सिंपल है काफी। मनी मेजरमेंट बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में होगा, जो मनी के टर्म्स में नहीं होगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, डिमेरिट दो है, एक नॉन मॉनेटरी चीजें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, और दूसरा वैल्यू ऑफ मनी चेंज होता रहता है बट मनी मेजरमेंट उसको कंसिडर नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रीडिंग करना, पॉइंट नंबर नेम्ड एज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड मतलब अकाउंटिंग टाइम, पीरियड मतलब टाइम, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले, फिर अकाउंट से एग्जाम्पल देंगे। हम जैसे एडमिशन किए थे क्लास 1 में, पहला छोड़ देता हूँ मैं नर्सरी प्री नर्सरी वो सबको। क्लास 1 में हम एडमिशन किए और अभी हम पहुँचे 10th पास तक, और थोड़ा दिन 2 साल बाद 12th पास हो ही जाएंगे जैसे तैसे ना। तो 1 से 10 तक 10 साल चला गया, 2 साल और ऐसे ही पास आउट हो जाएंगे। ठीक है, कौन सा बेहतर रहता बताना मेरे को। ठीक है, तुम 1 में एडमिशन किए, क्लास 1 पढ़े, 2 पढ़े, 3 पढ़े, 4 पढ़े, 12 साल पढ़े, और सीधा 12 साल के बाद एक बार एग्जाम होगा, पूरा 1 से 12 का कोर्स आएगा, ये बेहतर रहेगा? या फिर 1 में पढ़े, 1 से 2 जाते समय 1 का एग्जाम दे दिए, 2 से 3 में गए तो 2 का एग्जाम, 3 का एग्जाम, जैसा चलता है, कौन सा बेहतर है? अभी जो चल रहा है बेहतर है ना? पहले वाले में क्या प्रॉब्लम होगा तुमको बताता हूँ। फर्स्ट, एक तो सिलेबस ज्यादा होगा, वो प्रॉब्लम को छोड़ने के अलावा बाकी क्या प्रॉब्लम होगा? क्लास 1 में कोई एडमिशन किया, एग्जाम ही नहीं हो रहा, तो टीचर को पता ही नहीं चल रहा कौन गधा है कौन होशियार, 12 साल बाद पता चलेगा। आफ्टर 12 years द टीचर विल नो ये इंटेलिजेंट था, ये बेवकूफ था। 12 साल बाद पता चलेगा, सोच के देखो क्या बेहतर है? 12 साल बाद ये बात पता चलना फॉर अ टीचर, और हर साल पता चल जाना, ताकि उस पर ध्यान दे सके। जो इंटेलिजेंट है उसको और बेहतर करने के लिए ध्यान दे सके, टफ क्वेश्चन देंगे उसको, वो और बेहतर होगा। जो वीक है उसको थोड़ा बेसिक्स से पढ़ाएंगे ताकि वो थोड़ा और बेहतर हो पाएगा जितना है उससे, वो बेहतर रहेगा। या 12 साल छोड़ दें बच्चे को, 12 साल बाद पता करेंगे कौन इंटेलिजेंट था और कौन वीक था, कौन सा बेहतर है? सेकेंड ऑप्शन इज बेटर, दैट टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट एट अ रेगुलर इंटरवल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक साल भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तभी तो स्कूल में टेस्ट करवा दे रहे हैं, है ना? हाफ ईयरली एग्जाम करवा दे रहे हैं, यूनिट टेस्ट करवा दे रहे हैं, फिर एनुअल में जा रहे हैं, क्योंकि एक साल भी बहुत बड़ा इंटरवल हो गया, तो उसको भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। बोले एक साल तक कौन रुकेगा, एक काम करो क्लास टेस्ट कराओ, हाफ ईयरली कराओ, एनुअल कराओ, तो और जल्दी पता चलेगा कि कौन अच्छा पढ़ रहा है और कौन नहीं। तो एग्जाम्स कराने का पर्पस क्या है? टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट, सो दैट द परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव्ड, परफॉर्मेंस ताकि ठीक किया जा सके। सिमिलरली अगर मैं एक बिजनेस का बात करूं, सपोज मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, लेट्स से इन द ईयर 2024, और मैं बिजनेस को लेट से 16 साल चलाऊंगा, दैट इज आई विल रन इट टिल 2040। तो क्या बेहतर रहेगा? 16 साल के बाद एक बार मैं देखूंगा कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, कितना लॉस हुआ, या फिर हर थोड़ा थोड़ा दिन में मुझे देखते रहना चाहिए? हर थोड़ा थोड़ा दिन में देखते रहना चाहिए। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोलता है? द होल लाइफ ऑफ द बिजनेस मस्ट बी डिवाइडेड
into small small intervals. The interval is of 1 year. एक एक साल का गैप में डिवाइड करना पड़ेगा. क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? So that performance can be measured at regular intervals. ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलता है कि टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस जो है, लाइफ ऑफ द बिजनेस मतलब जब चालू हुआ था और जब बंद होगा, ये जो पूरा लाइफ ऑफ द बिजनेस है 16 साल का, इसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड करना जरूरी है. क्यों छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड करना जरूरी है? ताकि हर एक हिस्सा का परफॉर्मेंस हम कैलकुलेट कर सकें, सो दैट यहां ठीक नहीं हुआ तो यहां बेटर करने का कोशिश करेंगे, यहां नहीं हुआ तो यहां करेंगे, ऐसे करके हम इंप्रूव करते सकेंगे. बात समझ में आ रहा है? ये जो छोटा छोटा इंटरवल्स है अकाउंट्स में, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड. तो दिस स्मॉल स्मॉल इंटरवल्स इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड. अकाउंटिंग पीरियड जनरली कितने दिन का होता है? इट इज ऑफ 1 ईयर. क्लियर है ये? तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? बिजनेस का जो टोटल लाइफ है उसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड कर दो. क्यों डिवाइड कर दें? क्योंकि उसका परफॉर्मेंस रेगुलरली मेजर होता रहेगा. ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कितना दिन का होता है? 1 ईयर का. ठीक है, अब जब हम कॉमर्स नहीं लिए थे तब तक हमारे लिए ईयर शुरू होता था 1 जनवरी को और वो खत्म हो जाता था 31/12 को. ठीक है, जैसे 1 जनवरी 2023 में शुरू हुआ, खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को. दिस इज फॉर अ नॉन कॉमर्स. अगर साइंस लेते तो सोचते कि यही होता है साल, 1 जनवरी को शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है. ठीक है, बट द डे वी टुक कॉमर्स, फॉर अस द ईयर इज डिफरेंट. हमारे लिए साल बदल चुका है. अब हमारा जो ईयर है वो शुरू होता है फ्रॉम 1/4 let's say 2023 and it will end on, बात समझ में आ रहा है? फॉर अस द ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of April एंड एंडिंग ऑन 31st of March. ठीक है, साइंस वाले को पूछे कौन सा साल चल रहा है, साइंस वाले बोलेगा 2023 चल रहा है. कॉमर्स वाले को पूछे कौन सा साल चल रहा है, कॉमर्स वाला बोलेगा 2023-24 चल रहा है. बात समझ में आ रहा है? साइंस वाला कंफ्यूज हो जाएगा, 2023 और 24 एक साथ कैसे चल रहा है? लेकिन चल रहा है एक साथ हमारे में, क्योंकि हमारा ईयर कहाँ शुरू हो रहा है? देखो 1/4/23 को शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है? 24 में. तो हम जब बोलते हैं कौन सा ईयर चल रहा है, तो वी से दैट 2023-24 चल रहा है. बट नॉर्मल लोग वो क्या बोलते हैं? 2023 चल रहा है. समझ में आ रहा है? तो फॉर नॉर्मल पीपल अभी 2024 चल रहा है, लेकिन फॉर अस 2024-25 चल रहा है. क्लियर है? तो ये जो 2024-25 है, दिस इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग पीरियड. तो अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं. क्लियर है? अकाउंटिंग पीरियड किसको बोलते हो? तो बहुत इजी है, पहले से जानते भी होंगे शायद. 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है. क्यों बनाना जरूरी है अकाउंटिंग पीरियड, वो समझना इंपॉर्टेंट. क्यों बनाना जरूरी है अकाउंटिंग पीरियड? ताकि परफॉर्मेंस को रेगुलरली मेजर किया जा सके. अगर 12 साल 15 साल बाद परफॉर्मेंस मेजर करेंगे एक बार में, तो खराब भी कर रहे थे तो इंप्रूव करने का स्कोप नहीं बचेगा. लेकिन रेगुलरली अगर मेजर करेंगे तो खराब कर रहे हैं तो उसको बेहतर करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट ईयर. क्लियर है? ठीक है. हेडिंग पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड देखना. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, according to accounting period principle, the life of a business is broken into
स्मॉल पीरियड, तो पूरा लाइफ है उसको छोटे छोटे हिस्सा में डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? सो दैट परफॉर्मेंस, so that performance can be measured at regular intervals। क्लियर है ये? अकाउंटिंग पीरियड मतलब टोटल लाइफ ऑफ द बिजनेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। क्यों डिवाइड करना? सो दैट परफॉर्मेंस को हम रेगुलरली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st January and ends on 31st December, then it is called as, ये साइंस वालों का है, then it is called as कैलेंडर, ये कैलेंडर ईयर बोलते हैं इसको, जो हमारे कैलेंडर्स में जैसे रहता है। ठीक है, कैलेंडर वैसे ही रहता है ना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रहता है। ठीक है, then it is called as कैलेंडर ईयर। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो है उसको कौन सा ईयर बोलते हैं? कैलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट, if the year starts from 1st April and ends on 31st March of next year, then it is called as फाइनेंशियल ईयर। तो कॉमर्स में कौन सा ईयर फॉलो होता है? वो ईयर का नाम है फाइनेंशियल ईयर, और जो नॉन कॉमर्स में फॉलो होता है उसका नाम है कैलेंडर ईयर। क्लियर है ये? हमारा स्कूल कौन सा फॉलो करता है? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। एडमिशन कब करते हो? देखो ना, अप्रैल में एडमिशन चालू होता है, मार्च में ख़त्म हो जाता है, फिर नया सेशन अप्रैल में होता है, फिर मार्च में ख़त्म होता है, ऐसे चलता है ना। तो हमारा ईयर जो स्कूल में भी फॉलो होता है वो भी फाइनेंशियल ईयर होता है हमें। क्लियर है ये? और पूरा हमारा इकोनॉमी, पूरा हमारा कंट्री ही फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है। कोई भी कंपनी हो गया जो बुक्स ऑफ अपना प्रॉफिट बताता है, कैसे बताता है? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बताता है। गवर्नमेंट अपना बजट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बताता है। कंट्री में कितना जीडीपी हुआ, साल भर में कितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी पता है जितना कितना जीडीपी हुआ, कौन से ईयर का बताता है? गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल ईयर का। तो हर कोई देश में, हर एक बिजनेस में सबको ही फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल नेम्ड एज अकाउंटिंग पीरियड। क्लियर? इतना पढ़ेंगे, पढ़ के आना, रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है।